जंगली चुड़ैल का खौफ। मानसरोवर जंगल में 3 दोस्त जैक, युग और योगेश तीनों ही उस जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। तभी उस जंगल के अंदर एक बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये देख जैक बोलता है, अरे योग और योगेश भाई, बोर्ड पर लिखा है अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? हम लोग अपनी कैंपिंग यहाँ भी तो कर सकते हैं ना। अरे यार, तुम कितने डरपोक हो, थोड़ा निडर हो जाओ। इतना कहकर वो तीनों दोस्त जंगल में आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक बरगद के पेड़ के ऊपर लिखा दिखाई देता है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों देखो इस पेड़ पर क्या लिखा है, रोशनी को बुलाना मना है। दोस्तों प्लीज यहाँ से घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शट अप, तुम सच में बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। देखो मैं रोशनी का नाम लूंगा और उसको यहाँ पर बुला लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं तुम दोनों से वादा कर रहा हूँ। इतना कहकर योगेश रोशनी का नाम लेते हुए गाना गाने लगता है। रोशनी रोशनी एक बार आजा आजा आजा, दीदार को तरसे अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतियां, एक बार आजा आजा आजा। ये गाना सुनकर उस जंगल में अब तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक ही वहाँ पर एक काला साया घुटनों के बल दौड़ते हुए आता है और अचानक ही योगेश के अंदर प्रवेश कर जाता है। योगेश को एक झटका लगता है और वह अपनी गर्दन झुकाए शांत खड़े हो जाता है। उसको देख युग और जैक योगेश को आवाज लगाते हैं, योगेश योगेश तुम ठीक हो? अभी जो हम लोगों के सामने एक साया आया था, क्या तुमने उसे देखा? तुम्हें उसके साए से क्या मतलब है? उसकी आवाज सुनकर वो दोनों अब बहुत डर जाते हैं। डर के मारे उनके पैर कांपने लगते हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की ओर खींचने लगते हैं कि तभी अचानक योगेश पीछे घूम जाता है और उन दोनों को अपने दोनों हाथ लंबे करके गर्दन से पकड़ उन्हें हवा में लटका देता है और दूर जाकर फेंक देता है। इस तरह जैक और युग के सर में चोट लगने से मौत हो जाती है। तभी योगेश भी वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह अब 2 दिन गुजर गए थे और उन तीनों का गांव में कोई अता पता नहीं था। योगेश की माँ पुलिस को लेकर जंगल में उन तीनों बच्चों की छानबीन करती है, जहां योगेश की दिमागी हालत खराब हो रखी थी और योगेश एक जगह डरा और सहमा हुआ बैठा था। ये देख पुलिस उसे अब हॉस्पिटल भिजवा देती है और छानबीन के दौरान जैक और युग की लाश मिलती है। आखिर 2 दिन पहले उन लोगों के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता था और ये सच पता लगाने के लिए पुलिस योगेश के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। योगेश उस रात क्या हुआ था और तुम इस तरह एक किनारे क्यों बैठे हुए हो? योगेश पुलिस की बातों का जवाब नहीं देता और डॉक्टर पुलिस के पास आकर कहता है, इंस्पेक्टर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी योगेश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो थोड़ा बहुत ठीक होगा तब आप खुद ब खुद यहाँ पर आ जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। डॉक्टर की बात मानकर पुलिस वहां से चले जाती है और इस तरह डॉक्टर अब योगेश का इलाज करने लगती है। लेकिन योगेश की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। योगेश की माँ लीलावती योगेश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक तो पति ऐसा मिल गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, और एक मेरा बेटा, तूने उसे भी दिमागी हालत से खराब कर दिया। लीलावती रोते रोते वहीं सो जाती है और इस तरह अब रात के 2 बज जाते हैं कि तभी योगेश के हाथ और पैर दोनों ही अब उल्टे हो जाते हैं और अचानक योगेश की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो रखी थी और वह अजीबोगरीब आवाज निकालने लगता है। वह अपनी आवाज से अपने साइड में रखे हुए टेबल के ड्रॉअर को कभी बंद करता तो कभी खोलता। ये देखकर लीलावती की आंखें खुल जाती हैं और वह इतना भयानक मंजर देख डॉक्टर को आवाज लगाती है, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए, देखिए मेरे योगेश को क्या हो गया। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर वहां आता है और योगेश की ऐसी हालत में देख वो नर्स से बोलता है, नर्स गिव मी फास्ट स्लीपिंग इंजेक्शन। नर्स उसको इंजेक्शन देती है और जैसे ही डॉक्टर वो इंजेक्शन योगेश को लगाने जा रहा था कि तभी योगेश डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और भयानक आवाज में बोलता है, तू मुझे इंजेक्शन लगाएगा? इस इंजेक्शन से तू योगेश को तो सुला सकता है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा को नहीं। ये सुनकर डॉक्टर के हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और वो डर के मारे पीछे की तरफ हट जाता है। अब योगेश की इस भयानक हरकतों को देख वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। डॉक्टर उस भीड़ के पीछे खड़ा हो गया था और योगेश हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगा।
उसकी इतनी भयानक हंसी देख लीलावती उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो जो मेरे बेटे के शरीर में आ रखी हो? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तेरे बेटे ने मुझे खुद आमंत्रित किया है। उसने अपने शरीर में मुझे रहने का खुद आमंत्रण दिया है। मैं इतनी आसानी से योगेश के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? मेरा बेटा तुझे नहीं जानता। नहीं जानता मुझे, उससे मतलब नहीं है। उसने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस जंगल की खौफनाक चुड़ैल हूँ और इसने मुझे बुलाने की हिम्मत करी है। इसने मेरे लिए गाना गाया था, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? इसने तुम्हारे लिए गाना गाया तो क्या तुम इसको अपने शिकंजे में ले लोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसको अपने शिकंजे में ले लूंगी और इसको अपने से कभी भी अलग नहीं करूंगी। मुझे किसी ने भी आज तक इतने प्यार से आवाज नहीं लगाई, प्यार से नहीं बुलाया। अब जब इसने बुलाया है तो मैं इसको वैसे कैसे छोड़ दूं? एक तरफ तो लीलावती और योगेश के अंदर की आत्मा आपस में बात कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हॉस्पिटल के मंदिर में जाता है और भगवान की मूर्ति के गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर हाथ में गंगा जल लेकर योगेश के कमरे में आता है और रुद्राक्ष की माला योगेश के गले में डाल देता है। इस तरह चुड़ैल योगेश के शरीर को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे इससे अलग करने की कोशिश करी, अब तू नहीं बचेगा। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ तूने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका मतलब तू मुझसे डर नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब जो मैं तेरे साथ करूंगी उससे तू जरूर डरेगा। चुड़ैल उसको कुछ करे इससे पहले डॉक्टर उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। इस तरह चुड़ैल जलने लगती है और जाते जाते वो सभी को धमकी देते हुए जाती है, तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा, आज मैं जलकर मर रही हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ मैं अपनी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी और जिस दिन मैं यहाँ आई तो इस योगेश के साथ साथ तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है और इस तरह योगेश को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद योगेश अपनी माँ के साथ वो गांव छोड़कर शहर में शांति से जीने लगता है।